वो कहते थे कि धन, धरती और कुर्सी बांटो और बाद में आरक्षण को छांटो। इसका मतलब ये है कि जिसकी जितनी लोक संख्या है, उनको उनका उस अनुपात में अधिकार मिले। गैर बराबरी को कायम रखने वाले लोग, पूंजीवाद को समर्थन देने वाले लोग ये कभी नहीं चाहेंगे कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड यानी जमीन का वितरण सही ढंग से हो। तो जाति व्यवस्था का दुरुपयोग अगर रोकना है और उसे सदुपयोग में कन्वर्ट करना है, तो हमको जातीय मेंटेलिटी यानी जो जातियों की मानसिकता है, उनकी साइकोलॉजी है, उसके ऊपर आघात करके सामाजिक अभिसरण के द्वारा जातियों को जोड़ने का एक प्रमुख कार्य करना चाहिए। और अगर मान लो मान्यवर कांशीराम साहब का सपना अगर हमको साकार करना है, तो हमें राजनीतिक तौर के ऊपर जीत हासिल करके हम लोगों ने अपना शासन और प्रशासन का निर्माण करना चाहिए। जो एजुकेशन आप अपने बच्चों को दे रहे हैं या देश दे रहा है, तो क्या वो समाधानकारक संतुष्ट है या वो कॉस्टली है यानी महंगा है या उसकी गुणवत्ता अच्छी है? ये एक सवाल अगर सर्वे में पूछा जाए तो भारत की शिक्षा नीति के अंदरूनी जो समस्या है वो उभर के आ जाएगी। जय भीम साथियों, 9 अक्टूबर 2006 को भारत के युगंधर बहुजन नायक आदरणीय कांशीराम साहब का निर्वाण हुआ था। तो 9 अक्टूबर को अब हम लोग उनको याद करेंगे। बहुजन मूवमेंट के लिए 72 साल का उनका समर्पित जीवन, बामसेफ, DS4 और BSP के द्वारा जन जागरण की उनकी एक मूवमेंट, ज्योतिबा ने हमें शिक्षण दिया। आरक्षण तो शिक्षा के बिना मिलता नहीं, तो एजुकेशन की मूवमेंट को आगे बढ़ाते हुए शाहू महाराज ने हमें आरक्षण दिया। एजुकेशन और रिजर्वेशन की मूवमेंट को आगे बढ़ाते हुए बाबा साहब ने हमें कॉन्स्टिट्यूशन दी। एजुकेशन, रिजर्वेशन प्लस कॉन्स्टिट्यूशन की बात को, जिससे बहुजन समाज अपनी भागीदारी के सिद्धांत के तहत इस देश का हुक्मरान बन सके, इसलिए मान्यवर कांशीराम साहब ने हमें रूल इंडिया मूवमेंट सिखाई और कहा कि हमें शासक बनने की जरूरत है। और वो 9 अक्टूबर 2006 को चले गए और हमारी ये जिम्मेदारी बनती है कि उनके चिंतन के जो अनछुए पहलू है और खास करके उनके आर्थिक सिद्धांतों के ऊपर भारत के चिंतक नज़रअंदाज कर रहे हैं, उसके ऊपर अपन बात करें। थोड़ा इतिहास में चलते हैं तो बताते हैं हम आपको कि मान्यवर कांशीराम साहब का जन्म रामदासिया सिख परिवार में हुआ था, जिसे सामान्य भाषा में चमार परिवार कहते हैं। गांव का नाम था पृथ्वीपुर बुंगा। उनका बचपन तो सामान्य हुआ और सामान्य तरीके से वो जिए, जिसे रोपर जिला कहते हैं। उस वक़्त उन्हें जातिवाद का सामना नहीं करना पड़ा। उसका सबसे बड़ा कारण यह था कि सिख गुरुओं ने जो परंपरा निभाई, जैसे कि गुरु नानक, गुरु गोविंद सिंह, तो इनके कारण उतना जातिवाद का तकलीफ नहीं हुआ उनको। 1956 में BSc की डिग्री हासिल करने के बाद उन्होंने वो डिग्री उन्होंने गवर्नमेंट कॉलेज रोपर से हासिल की थी और बाद में 1964 को एक्सप्लोजिव रिसर्च एंड डेवलपमेंट लेबोरेटरी पूना में नौकरी ज्वाइन किया। बाबा साहब को जानने के लिए उन्होंने हजारों किताबों के पढ़ने के बजाय सिर्फ एक किताब पढ़ी उन जमाने में, और जातीयवाद का निर्मूलन यानी एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, और इतने प्रभावित हुए बाबा साहब के चिंतन और प्रज्ञा से कि उन्होंने सोचा
कि हम इस मूवमेंट को हमने चलाना चाहिए। शुरुआत के दिनों में उन्होंने सपोर्ट किया आरपीआई को, लेकिन उनके जीवन में ऐसी घटना हुई कि उन्हें गहरी निराशा हाथ लगी और फिर उन्होंने आरपीआई का दामन छोड़ के उसके बाद बामसेफ प्लस DS4 प्लस बीएसपी, तो ये सबसे पहले तो उन्होंने नॉन एजुटेशनल, नॉन रिलीजियस, ऐसे जो आरक्षण के कारण नौकरियां मिली थी जिन लोगों को, उनका संगठन बनाया पे बैक टू सोसाइटी के आधार के ऊपर, और उन कर्मचारियों ने पे बैक टू सोसाइटी के अंतर्गत टाइम, टैलेंट और ट्रेजर समाज को देना चाहिए, ताकि जिस समाज को न धन का अधिकार है, न ज्ञान का अधिकार है, न सम्मान का अधिकार है, ऐसे समाज को भी संगठित होकर प्रगति करने का मौका मिले, विकास में योगदान का मौका मिले और उन्हें जागरूक किया जा सके। बाद में उन्हें लगा कि हमें एक ऐसा संगठन बनाना चाहिए जो संघर्ष के लिए पार्श्वभूमि तैयार करे, इकोनॉमिकल इमेंसिपेशन और सोशल ट्रांसफॉर्मेशन, अर्थात सामाजिक परिवर्तन और आर्थिक उत्थान की लड़ाई के लिए। तो उन्होंने DS4 का संगठन का निर्माण किया, दलित शोषित समाज संघर्ष समिति। इस पार्श्वभूमि के बाद, खास करके 81 के बाद, उन्हें लगा कि बहुजन समाज पार्टी की स्थापना करना चाहिए, जो उन्होंने 1984 14 अप्रैल को की। और उनके बारे में कहा जाता है उस जमाने में और बाद में भी कि राजनीति भारत की उनका कदम चूम के ही आगे बढ़ती है। तो इस तरह से उन्होंने इस मूवमेंट को चलाया। खास करके उनका योगदान ऐसा हुआ कि बुद्धिज्म के बारे में मैं भी था उनके साथ में उस चिंतन में कि कैसा 14 अक्टूबर 2006 को 5 करोड़ लोगों को बुद्धिज्म की दीक्षा हम लोग ग्रहण करवाएंगे। नॉर्थ इंडिया का प्लान कैसा होगा, बाद में महाराष्ट्र छोड़ के अन्य प्रदेशों का प्लान कैसा होगा, कैसे लोग आएंगे। और ये 5 करोड़ को तो बाबा साहब के अनुयायी और ये 5 करोड़ मिले, तो बुद्धिज्म जितना ज़्यादा बढ़ेगा उतना ये देश जातिविहीन समाज व्यवस्था के निर्माण के लिए अग्रसर होगा और जातियों की जंजीरें टूटती जाएगी। जितना बुद्धिज्म आगे बढ़ेगा उतना दमन और दास्ता की जिंदगी से हमें छुटकारा मिलेगा, ऐसी उनकी सोच थी। तो ये 14 अक्टूबर 2006 का प्लान तो फेल हो गया। 1994 में उन्हें हार्ट की प्रॉब्लम हुई और जैसा कि मैं उनके साथ रहा तो बाद में 95 में आर्टेरियल क्लॉट थोड़ा सा हो गया था ब्रेन में, और बाद में 2003 में पैरालिटिक अटैक आया। और ऐसी हालात में सीवियर हार्ट अटैक 9 अक्टूबर 2006 के कारण उनका परिनिर्वाण हुआ और बहन कुमारी मायावती ने उनकी चिता को अग्नि दी। एक समर्पित जीवन, एक कैपेबल एंड जेन्युइन लीडरशिप। तो मैं जब पूछता था उनको कि सर, मैं घूमता था उनके साथ तो पूछता था कि हम आपके फॉलोअर, अनुयायी आपको कैसे याद रखेंगे, तो वो कहते थे कि मुझे याद रखना है तो एक कुशल संगठक के तौर के ऊपर याद रखना। और यही वहाँ पर जब अब वो है नहीं तो उन्होंने जो हमें सिखाया, तो हम वही ज्ञान इस देश को वापस लौटा रहे ताकि माननीय और कांशीराम साहब की मूवमेंट आगे चलती रहे। आज उनके चिंतन के कुछ अनछुए पहलुओं को जो बहुत देश के लोगों को मालूम नहीं, वो मैं बताने जा रहा हूँ। उनका जीवन दर्शन अलग ही तरीके का था, जो वो साथियों को एक तो बताया करते थे या फिर उसके ऊपर रात को जब वो सोने की कगार पे रहते थे तो वो बोलते रहते थे और हम लोग सुनते रहते थे। जैसा कि उनके चिंतन का और जीवन के दर्शन का एक पहलू मैं आपको बताता हूँ। वो जागे हुए जड़ से सोए हुए चेतन की आध्यात्मिक कहानी भी बताते थे। राजनीतिक चिंतन तो था ही, सामाजिक चिंतन भी था उनका। ये उनके व्यक्तित्व का बड़ा अनछुआ पहलू है जो आप लोगों ने जानना चाहिए।
जीवन तो अर्पित कर दिया था शाहू फुले बाबा साहब के मूवमेंट को। तो जब कभी उनके मृत्यु का, क्योंकि जिसका निर्माण होता है वो नष्ट होता है, जब वो ख्याल आता था तो कहते थे कि मैं तो जाऊंगा एक दिन, सभी जाते हैं, मगर मेरी मौत के बाद मैंने तो कुछ कमाया नहीं, न धन है मेरे पास, न परिवार है, कुछ भी नहीं। तो मेरी मृत्यु के बाद 6 x 3 फुट जमीन का टुकड़ा भी समाज ही मुझे देगा। अध्यात्म की इतनी गहरी चेतना का उदाहरण मैंने कभी नहीं देखा। वो कहते थे मेरा तो परिवार है नहीं, मैंने तो मेरा जीवन समाज को अर्पित कर दिया, न जमीन, न जायदाद, न कोई बराबर, बीवी नहीं, बच्चे नहीं। तो मैं जब चला जाऊंगा इस दुनिया से, तो तुम लोगों ने मेरी मूवमेंट चलाने के लिए, इस लड़ाई को लड़ने के लिए मेरा साथ दिया, मेरे कारवां में शामिल हुए। मेरे कारवां में शामिल होने के बाद में मेरी तरह आप लोग भी समर्पित हुए हैं, इसलिए मेरी मौत का भी इंतजाम करना हो तो 6 x 3 यानी इतने फुट का एक टुकड़ा मेरी मौत के वक़्त समर्पित कर देना, ताकि लोग अगर मेरी बात के दिमाग को समझे, तो जब उन्हें ख्याल आए कि इस आदमी ने अपने जीवन को समर्पित करते वक़्त सिर्फ अपनी आप को ये करने के लिए इतना ही मांगा, ताकि उनकी स्मृति उसमें शेष रह सके। ये अद्भुत आध्यात्मिक दर्शन जिसके लिए बोला गया, तो मैंने अध्यात्म का स्टडी किया है। इस तरह के अपने ही मौत के इंतजाम का और अपने ही समर्पित जीवन के अंतिम क्षणों में जो निर्देश एक बार बुद्ध ने दिए थे, तो दूसरा एग्जाम्पल इस विश्व में मान्यवर कांशीराम साहब है। ऐसा लगता है इस देश के न्यायाधीशों को अब आरक्षण के सिवा दूसरा विषय नहीं रह गया, और ऐसे ऐसे जजमेंट दिए जाते हैं जिसके कारण आरक्षण कमजोर होते जाता है। उनके साथ मैंने कई आरक्षण के परिसंवाद में बात किया। मैं पहले बोलता था, वो बोलते थे। हम लोग हमारा दुखड़ा रोते थे गवर्नमेंट सर्वेंट होने के नाते, और वो बोलते थे कि अगर हमने शाहू फुले बाबा साहब की बात मान ली तो हम आरक्षण लेने वाले नहीं, देने वाले बनेंगे। और आर्थिक आरक्षण की भी बात करते थे। उन्होंने इस देश को एक नारा दिया था कि अभी जो आरक्षण को कमजोर करने की कोशिश है हर लेवल पे हो रही है। मैं खुद सुप्रीम कोर्ट में आरक्षण की केस में इंटरवेनर हूँ, जिसे सामान्य हिंदी में हस्तक्षेप याचिका कहा जाता है। तो अब मेरी भी सुप्रीम कोर्ट से उम्मीदें नहीं रही, क्योंकि 5 साल हो गए वो केस की कोई हियरिंग हो नहीं रही है। तो उन दिनों की बात मैं आपको बताता हूँ। जो एक निगलेक्टेड उनका नारा था, निगलेक्टेड बोलने के बजाय जिसकी तरफ लोगों का ध्यान नहीं गया, वो कहते थे कि धन, धरती और कुर्सी बांटो और बाद में आरक्षण को छांटो। इसका मतलब यह है कि जिसकी जितनी लोक संख्या है उनको उनका उस अनुपात में अधिकार मिले, और वो अनुपात में अधिकार मिलने के बाद धन का अधिकार हो, धरती का अधिकार हो, कुर्सी यानी बाबा साहब जिसको मराठी में मोक्याच्या जागा कापीत बोलता है, वहाँ का अधिकार हो, फिर आरक्षण के ऊपर कमेंट करना। आज भारत में मैं देख रहा हूँ, और एक महाराष्ट्र का उदाहरण बताता, 14,50,000 पोस्ट खाली है, मंजूर है। उसमें से 4,50,000 तकरीबन SC ST DTNT और OBC को मिलती है। और कई दिनों से यहाँ जो बैकलॉग है 1 लाख, वो देने के बजाय कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस के ऊपर नौकरियां दी जाती है, आउटसोर्सिंग की जाती है। और ये सारा खोखलापन आरक्षण के
नाम के ऊपर, यानी सरकार नहीं चाहती कि आरक्षण के कारण ये समाज एक कैपेबल समाज बने, सक्षम समाज बने। तो इस हालत में माननीय और काशीराम साहब का ये सोच थी कि धरती भी बांटो। तो एक उदाहरण मैं देता हूँ। मलेशिया में वहाँ के मलय मूल निवासियों को वहाँ के सरकार ने सोचा कि इस देश की धरती पे उनका हक है, तो लोक संख्या के अनुपात से उनको बांटा गया। तो वहाँ पर जो माइग्रेटेड भारतीय थे और अन्य देशों के भी लोग थे, उन्होंने उसका काफ़ी पुरजोर विरोध किया और वहाँ पर वहाँ के राजनेताओं ने साफ कहा कि हमारे निर्णय को आप बदल नहीं सकते, चाहे कोर्ट में भी उसको चैलेंज नहीं हो सकता, कि जिनका हक है लोक संख्या के अनुपात में उनको हमको देना जरूरी है। अब ऐसे हालत में भारत की परिस्थिति को देखें तो सबरवाल, वीरपाल, जगदीश लाल, जानूजा, ये सारे जो केसेस है और उसके बाद में पवित्रा या फिर अभी जो केसेस चल रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में या इंदिरा साहब ने, तो ऐसा लगता है कि आरक्षण बड़ा अहम मुद्दा है और उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने कुछ नए-नए बातें कहनी चाहिए। और कोई भी कोर्ट में जाके स्टे लेकर ऑर्डर लेके आता है, सालों साल केस चलती है और आरक्षण के द्वारा खास करके क्लास 1 और क्लास 2 के पोस्ट भरे नहीं जाते और इसके कारण हमारे बहुजन समाज का प्रतिनिधित्व कोर्ट में नहीं रहता है, ये हमने देखा। मगर धरती यानी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड, वो भी लैंड यानी इरिगेटेड लैंड, यानी सिंचाई जिसको प्राप्त होती है ऐसी ज़मीन, या फिर मलेशिया जैसी लैंड का जो डिस्ट्रीब्यूशन और वितरण, तो उस तरह की ज़मीन उन्होंने जो फार्मूला अफर्मेटिव एक्शन में लिया, तो इस देश में पॉसिबल हो नहीं रहा है क्योंकि बहुजन अभी सत्ता में नहीं है और बहुजन सत्ता में नहीं होने के कारण गैर बराबरी को कायम रखने वाले लोग, पूंजीवाद को समर्थन देने वाले लोग, ये कभी नहीं चाहेंगे कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड यानी ज़मीन का वितरण सही ढंग से हो। तो माननीय और कांशीराम साहब की भी ये सोच थी और इसलिए उन्होंने हमें कहा था कि धन, धरती और कुर्सी भी बांटना चाहिए। हमें, जैसे बाबा साहब बोलते थे कि मुकेचा जागे और जा, माननीय और कांशीराम साहब की भी इच्छा थी कि हमारे ज़्यादा से ज़्यादा लोग एसपी बने, कलेक्टर बने और की पोस्ट के ऊपर जाएं और जो बहुजन को प्रशासन में तकलीफ़ें होती है उसका निपटारा करें। तो ये अलग की सोच थी जो मान्यवर कांशीराम साहब ने उनके आर्थिक दर्शन जिसका वो विचार करते थे, उसमें से निकली हुई ये सोच है। भारत एक ऐसा देश है जहाँ वर्णवाद और जातीयवाद के कारण, जिसे हम मनुवाद कहते हैं, गरीबी बरकरार रही थी, शोषण बरकरार रहता है। ऐसे वक्त मार्क्स का दर्शन कोई काम नहीं आएगा क्योंकि सवाल वर्ग संघर्ष का नहीं है, सवाल है वर्ण व्यवस्था की गैर बराबरी को बराबरी में परिवर्तित करने का। और इस बात को अगर ठीक से देखें तो बहुजन जो 85% है, उन लोगों को जाति व्यवस्था का दुरुपयोग रोक के जाति व्यवस्था का सदुपयोग कैसे करें इसकी सिखाना पड़ेगा। और ये जब हम लोग सिखाना चाहते हैं तो जाति व्यवस्था का दुरुपयोग रोक के उसे भाईचारे के दृष्टिकोण से सामाजिक अभिसरण के द्वारा एक जाति को दूसरी जाति से जोड़ना पड़ेगा। तो सबसे पहले मिनी बहुजन समाज बनेगा जब जातियां एक दूसरे से जुड़ती चली जाएंगी, आपस में भाईचारा आगे बढ़ेगा। और जब ये जातियां जुड़ती जाएगी तो जिनको समान दुख है या समान तकलीफ है, उनके कारणों को ढूंढ के अपना शासक बनो अभियान सही ढंग से चला सकती है। तो जाति व्यवस्था का दुरुपयोग अगर रोकना है
और उसे सदुपयोग में कन्वर्ट करना है, तो हमको जातीय मेंटेलिटी, यानी जो जातियों की मानसिकता है, उनकी साइकोलॉजी है, उसके ऊपर आघात करके सामाजिक अभिसरण के द्वारा जातियों को जोड़ने का एक प्रमुख कार्य करना चाहिए, कैडर कैंप के द्वारा और प्रशिक्षण के द्वारा। उससे आगे जाके जो मान्यवर कांशीराम साहब ने कहा है कि 4 वर्णों में बटा हुआ हमारा देश, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो ब्राह्मण यही कोई 3.5%, वैश्य 5%, क्षत्रिय लगभग 6% और शूद्र 85%, जिसमें ओबीसी आते हैं 52% शूद्रों में, और बाद में अति शूद्रों के बारे में तो आपको मालूम ही है, उसमें शेड्यूल कास्ट आते हैं जो 1000 जातियों में बटे हुए हैं, और माइनॉरिटीज आते हैं जिनका एक अपना अलग अस्तित्व है। तो ऐसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये 4 वर्णों में बटे हुए समाज में 15% लोग इस देश के ऊपर धन सत्ता, राजसत्ता, प्रशासन, शासन, प्रशासन इत्यादि में अपनी वर्चस्व को स्थापित किए हुए है। तो इन सारे क्षेत्रों में बहुजनों को भी उनका अधिकार और उनकी जगह मिले, लोक संख्या के आधार के ऊपर, उनके भागीदारी के आधार के ऊपर। तो इसके लिए मान्यवर कांशीराम साहब के अगर चिंतन को देखा जाए तो उनका आर्थिक दर्शन जो है वो भागीदारी के सिद्धांत के ऊपर है। ये आप लोगों का परसेंटेज है इतना पॉपुलेशन में, चलो आप अपने हिस्से में जाओ। और इसका सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि लोकतंत्र का ज़्यादा सशक्तिकरण होगा और लोकतंत्र ज़्यादा मजबूत होगा, लेकिन भारत में हो नहीं रहा है। और अगर मान लो मान्यवर कांशीराम साहब का सपना अगर हमको साकार करना है, तो हमें राजनीतिक तौर के ऊपर जीत हासिल करके हम लोगों ने अपना शासन और प्रशासन का निर्माण करना चाहिए, ताकि फिर बाद में हमें हमारे लोगों को गैर बराबरी की दास्तां की से छुटकारा पाकर बराबरी का एक जातिहीन समाज व्यवस्था के निर्माण के लिए सहयोग कर सकें। साथियों, कई बार होता है कि हमारे मुस्लिम विद्वान चिंतक मुझे सवाल पूछते हैं, हमारे मुस्लिम भाई को एक प्रश्न का उत्तर जानना होता है कि मान्यवर कांशीराम साहब के चिंतन से हमें या उनके बताए हुए रास्ते पे चल के हम अपना विकास कैसे कर सकते हैं। तो मेरा ये कहना है कि मुस्लिम भाइयों, तुम्हें शिक्षा में भागीदारी की आवश्यकता है, रोजगार में भागीदारी की आवश्यकता है। भागीदारी का मतलब ये होता है जैसे 10 to 12% आप लोग हैं, तो इसमें शिक्षा में उस अनुपात में या आरक्षण में भी उसमें भागीदारी हो। सच्चर कमेटी ने भी अपना रिपोर्ट दिया है। राजनीति और सत्ता में भी भागीदारी चाहिए आपकी, और मीडिया में भी आपकी भागीदारी चाहिए, और भारत के आर्थिक संसाधन में संख्यानुपात से भागीदारी चाहिए बाय पॉपुलेशन। और अगर ये आपको प्राप्त करना है तो आपको मान्यवर कांशीराम साहब की विचारों पे चल के और खासकर उनके बहुजन समाज पार्टी को सफल बना के ही ये हो सकता है। तो मेरे मुस्लिम भाइयों से मेरी ये रिक्वेस्ट रहेंगी कि सभी प्रकार की गैर बराबरी को दूर करने के लिए मान्यवर कांशीराम साहब के चिंतन पे आधारित बहुजन समाज पार्टी में शामिल होकर अगर आप ये काम कर सकते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि इससे बहुत बेहतर कोई अन्य उपाय आज भारत में नहीं है। और अंत में साथियों, मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि मान्यवर कांशीराम साहब के चिंतन, उनके दर्शन और उनकी राजनीतिक सोच के बारे में तो बात करते रहेंगे,
कई साल उनके साथ गुजारे तो काफ़ी यादें हैं। मगर आज मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि उनके चिंतन को अगर हम ध्यान में रख के अगर देश के कुछ पहलुओं का या कुछ इंडिकेटर्स का भविष्य निर्माण करना है, तो हालात ऐसे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में भी कुछ गलतियाँ हो रही है। और सुप्रीम कोर्ट में जो गलतियाँ हो रही है, उसमें सबसे बड़ा इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन का डिसीजन, कोटा विद इन कोटा यानी सब क्लासिफिकेशन का डिसीजन, और ये दोनों डिसीजन को अगर आप देखें न्याय निर्णय को, तो वहाँ पर बिना कोई डेटा जमा किए या बिना कोई यानी हालात कैसे है ये देखे बगैर ये सब क्लासिफिकेशन का निर्णय दिया गया। तो अब इसमें अगर सॉल्यूशन ढूंढना चाहे हम, कि पहला सवाल ये है कि अगर कोई भी ठीक से सर्वे नहीं किया गया तो फिर निष्कर्ष कैसे निकाले जाए कि सब क्लासिफिकेशन यानी महार, धर्मांतरित, बौद्ध इन्हें अलग कर दिया जाए, मातंग को अलग कर दिया जाए, हमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन जब आधार अनटचेबिलिटी है तो उसका सर्वे किस तरह से किया जाए, इसके लिए वांगचुक नाम के भूटान के राजा ने एक मेथड ढूंढ के निकाली थी, और उस मेथड का नाम है कि अगर देश में संतुष्टि, समाधान और जातियों में, धर्मों में एक भाईचारा हो, ऐसी परिस्थिति का निर्माण हो, और बाकी जो शिक्षा और रोजगार में भी सबकी भागीदारी हो, इसके लिए जो सर्वे किया जाता है वहाँ पर, वो सर्वे भारत ने अडॉप्ट करना चाहिए। और मैं तो कहूँगा कि रिट्रोस्पेक्शन सुप्रीम कोर्ट ने भी करना चाहिए कि हमसे कहाँ गलती हुई। तो सर्वे के कुछ पॉइंट मैं आपको बता देता हूँ। ये बुद्धिस्ट सर्वे एक अलग प्रकार का सर्वे होता है, जहाँ पूरे देश की प्रगति कैसी हो इसके ऊपर जानकारी हासिल की जाती है। तो उसमें सबसे पहले तो मुद्दा आता है साइकोलॉजिकल वेलबींग का, कि क्या हमारे देश में सुख शांति का निर्माण हो, इसके लिए राजसत्ता ने क्या उपाय किए। धर्म के नाम के ऊपर या किसी और चीज़ों के ऊपर जातियों में भेद निर्माण ना हो, किसी को हिंसक वातावरण का निर्माण नहीं हो, इसके लिए व्यक्ति का साइकोलॉजिकल वेलबींग यानी वो संतुलित व्यक्तित्व या सेकुलर व्यक्तित्व है कि नहीं, इसकी सोच डेवलप हुई कि नहीं, या वो व्यक्ति अपना जीवन जीता है तो किसी अंधविश्वास के सहारे जीता है या संतुलित विचार रखता है मनोवैज्ञानिक तौर पे, इसका भी सर्वे होता है। व्यक्ति के स्वास्थ्य का भी सर्वे होता है। हम देख रहे हैं कि भारत में बहुत यानी हेल्थ की समस्या है। तीसरा इम्पोर्टेंट सर्वे ये होता है एजुकेशन के ऊपर। अब आप देखेंगे भारत के एजुकेशन की स्थिति, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी पार्लियामेंट में बिना पास हुए लागू हुई। मगर अगर ये बुद्धिस्ट सर्वे हो जाता था तो एक सवाल पूछा जाता था कि हाउ सेटिस्फाइड यू आर विद द प्रेजेंट क्वालिटी ऑफ एजुकेशन एंड इट्स कॉस्ट ऑफ एजुकेशन विच यू आर रिसीविंग। इसका मतलब ये होता है जो एजुकेशन आप अपने बच्चों को दे रहे हैं या देश दे रहा है, तो क्या वो समाधानकारक, संतुष्ट है, या वो कॉस्टली है यानी महंगा है, या उसकी गुणवत्ता अच्छी है। ये एक सवाल अगर सर्वे में पूछा जाए तो भारत की शिक्षा नीति के अंदरूनी जो समस्या है वो उभर के आ जाएगी। तो और दूसरा सवाल पूछा जाता है एजुकेशन के बारे में बुद्धिस्ट सर्वे में, कि क्या आपको लगता है कि देश का जो एजुकेशन है उससे रोजगार निर्मित होती कि नहीं, या रोजगार के अनुपात से वो एजुकेशन दिया जाता है। तो ऐसे सवाल जो शिक्षा के न्यूक्लियस को छू के देश की शिक्षा की समस्या हल करे, ये सवालों से भारत डरता है। अगर बुद्ध की शिक्षा नीति अपना ली होती, जैसा कि मैं सर्वे में आपको बताता, तो आज अपना देश शिक्षा के तौर के ऊपर प्रगतिशील राष्ट्र होता था,
मगर अफसोस ये हो नहीं सका। सर्वे में दूसरा सवाल पूछा जाता है कि कल्चरल डाइवर्सिटी, इसका मतलब भारत की विविधता और एकताओं में अगर हम सबको जोड़ना चाहिए तो हम दूसरे का कितना सम्मान करते या कितने कट्टर हैं। और ये जो एक नई आइडेंटिटी होती है, सेकुलर आइडेंटिटी, उसके ऊपर बुद्धिस्ट सर्वे में ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया जाता है, एम्फेसिस दिया जाता है। नेक्स्ट सर्वे का पॉइंट रहता है गुड गवर्नेंस की। जो सरकार भारत में चल रही है क्या वो अच्छी है या और आपके उस पर भरोसा कर सकते हैं। और क्या आपको लगता है कि ऐसी सरकार अगर गुड गवर्नेंस यानी अच्छा प्रशासन नहीं चला रही तो उसे किस तरह से सुधारा जाए, इसके ऊपर सर्वे होता है। बाद में सर्वे होता है लिविंग स्टैंडर्ड के ऊपर, इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी और कम्युनिटी के ऊपर, और कुछ ओपन एंडेड क्वेश्चन यानी पूरे सवाल पूछे जाते हैं और इसके आधार पे माइक्रो एनालिसिस होता है। उदाहरण के लिए भारत में जीडीपी का 2.33 आजादी के बाद खर्चा किया, 6% का वादा करने के बाद में भी। तो करोड़ों रुपयों का बैकलॉग है एजुकेशन में, और आज आप ये कह रहे कि इसको एजुकेशन नहीं मिल रहा, उसको नहीं मिल रहा। आज़ादी के बाद इतने सालों में पूरी कोशिश ही नहीं की गई कि जिन्हें धन, ज्ञान और सम्मान का अधिकार नहीं मिला उन्हें कम से कम एजुकेशन का अधिकार मिले, उनके बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन मिले ताकि वो प्रगति के रास्ते पे चले और सही ढंग से शिक्षित हो। तो इस तरह की सोच वो छोटी मीटिंगों में बताया करते थे कांशीराम साहब। आज मैं जब बुद्धिस्ट सर्वे को देख रहा हूँ तो उस प्रतिभाशाली बहुजन नायक की याद आती है। ऐसा इंसान दोबारा पैदा होगा ऐसा मुझे नहीं लगता। शाहू फुले बाबा साहब और पेरियार की परंपरा को निभाने वाले और अपना जीवन समर्पित करने वाले माननीय कांशीराम साहब को अभिवादन करते हुए मैं आपसे यह अपेक्षा करता हूँ, मुझे सुनने वालों से, कि बहुजन समाज पार्टी उनके विचारधारा पे आधारित है और इस विचारधारा को सफल बनाने के लिए आप बहुजन समाज पार्टी को सफल बनाएं। यही माननीय कांशीराम साहब को आदरांजलि होगी। इसी तरह से एक एक विषय लेके हम फिर मिलते रहेंगे उनकी यादों के साथ। भूतकाल में मैं उनके साथ बहुत रहा, बहुत बार कुछ क्षणों में उन्होंने कुछ बातें बताई, मैं आपको बताते रहूँगा। फिलहाल इतना ही, अगले वक्त मिलते हैं। जय भीम।